नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक नया टॉपिक है हाई कोर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्या क्या पॉइंट जो निकल के आते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं, रिपीट होते हैं। तो जल्दी से हम खत्म करेंगे, आज हाई कोर्ट को खत्म करने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के बारे में कौन से भाग में दिया गया, तो भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 214 से लेकर 231। तो आर्टिकल आपका 214 से लेकर 231 में किसके बारे में दिया गया है? ये हाई कोर्ट के बारे में दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो गठन है हाई कोर्ट का, जो सबसे पहले गठन है उच्चतम न्यायालय का, वो कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। तो कितने हाई कोर्ट बने थे? 3 हाई कोर्ट बने थे आपके। पहला कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बंबई हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। तो इसको ध्यान रखना है कि पहली बार जब भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई थी वो 1862 में हुई थी। पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो कब हुआ था? 1862 में। उसके बाद चौथे नंबर का कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। ये एग्जाम में बहुत पूछा था। ठीक है, ध्यान रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो तीनों चारों हाई कोर्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछाते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और निकल के आती है कि संसद, क्या संसद को यह अधिकार है कि वो दो या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। मतलब ऐसा है कि 2 राज्य हों और उनके लिए एक ही हाईकोर्ट हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ऐसा प्रावधान कब किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में आया था, उसमें यह बोला गया कि संसद को यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 7वां संविधान संशोधन कब आया? 1956 में। और इसमें क्या प्रावधान दिया गया था? आगे बात करते हैं। इस समय प्रेजेंट में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? तो आपके 25 हाई कोर्ट हैं, इसको ध्यान रखना है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। जल्दी से बताएंगे। 25वां जो नंबर अभी लेटेस्ट का जो हाई कोर्ट बना है वो कहाँ का हाई कोर्ट बना है? कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। अच्छा, नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसकी मदद से करता है? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और उस राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, उस राज्य के राज्यपाल और उसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये तो है, लेकिन किसके परामर्श से? एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं। तो जिस राज्य का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से भी परामर्श लेता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और अगर हाईकोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो वो उस राज्य के जो हाईकोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी परामर्श से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नियुक्ति के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किसकी परामर्श लेता है? तो दोनों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और राज्य के राज्यपाल की। योग्यता के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है, उससे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो। ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट वो काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यायिक क्षेत्र में, मतलब जुडिशियरी क्षेत्र में उसने क्या किया हो कि 10 साल का उसको बढ़िया से अनुभव हो। अगला पॉइंट है कि वो किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। मतलब 10 वर्ष उसने किसी भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस मतलब की हो, अधिवक्ता रहा हो, तो वो इसके योग्य हो सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की। अब न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। देखो ध्यान रखना कि नियुक्ति तो करता है कौन? राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसको ध्यान रखना। जिस राज्य का न्यायाधीश होगा उस राज्य का राज्यपाल ही उसको शपथ दिलाएगा। कार्यकाल कितना होता है? देखो, न्यूनतम उम्र तो का उल्लेख तो नहीं है कि कितना उम्र जो है, न्यूनतम उम्र कितने में आप मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम का है। मैक्सिमम कितना है कार्यकाल? 62 वर्ष का, कि आप 62 वर्ष तक कोई भी इंसान उस मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। ये हाईकोर्ट के लिए किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है हटाने को लेकर। तो मेन पॉइंट है, देखो हमें मेन पढ़ना है कौन से भाग में दिया गया है, गठन सबसे पहले किसका हुआ, कौन से संविधान संशोधन में कौन सा प्रावधान दिया गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस समय कितने हैं, नियुक्ति कौन करता है, किसके परामर्श से करता है, योग्यता क्या क्या चाहिए होती है, हमें पता चल गया। शपथ कौन दिलाता हो गया, कार्यकाल 62 वर्ष हो गया है। हटाते कैसे हैं ये जान लेंगे। देखो, हटाते 2 प्रकार से, या तो लोकसभा में 100 सदस्य हस्ताक्षर करें, या राज्यसभा के 50 सदस्य जो हैं वो हस्ताक्षर करके ज्ञापन पत्र किसको सौंप दे? अध्यक्ष को सौंप दे। अब ये अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि अध्यक्ष उसकी जांच कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। अध्यक्ष अगर कराना चाहता है तो वो अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेगा, अगर नहीं कराना चाहता है तो अस्वीकार कर देगा। अगर अध्यक्ष ने उस जो ज्ञापन दिया गया है उसको हस्ताक्षर करके जो सौंपा गया है सदस्यों के द्वारा उसको मंजूर कर लेता है, तो उसके बाद 3 सदस्यीय समिति बैठती है। अब 3 सदस्य उसका कदाचार की जांच करती है कि क्या होता है कि क्या इसने असंवैधानिक कार्य किया या कुछ गड़बड़ काम किया है। तो उसमें कौन कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और प्रख्यात न्यायविद होते हैं, मतलब न्याय का बहुत बड़ा ज्ञाता। ठीक है, जो न्याय को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, बहुत करीब से जानता हो, तो वो क्या है 3 सदस्यीय समिति में शामिल हो गए। अब ये सदस्य पूरी जांच करके फिर किसको सौंपती है? ये सदस्य जांच करेगी,
फिर जाए अध्यक्ष को सौंपेगी, फिर इसको बाद में क्या है कि सदन में इसको क्या किया जाता है, इसके खिलाफ विशेष बहुमत से इसको हटाने का संकल्प पारित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति इसको हटा देता है पद से अपने, ठीक है। जब वो संकल्प पारित हो जाता है बहुमत से तो उसको अपने आप स्वतः ही पद त्यागना पड़ता है। क्या अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया गया हो? तो नहीं, ना तो हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था वी रामास्वामी का, लेकिन किसी भी अभी तक किसी भी जो न्यायविद है उसके ऊपर अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया एग्जाम में पूछ देते हैं, और समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं ये एग्जाम में बहुत पूछ देते हैं। आगे बात करते हैं कि वेतन और भत्ते किस पर निर्धारित होते हैं। तो संसद जो होती है वो निर्धारित करती है किसके वेतन और भत्ते, मुख्य हाईकोर्ट के जजों के, ठीक है। कौन करता है? संसद निर्धारित करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी के लिए न्यायाधीश, माना कि न्यायालय में काम बढ़ गया है, अब ये जब न्यायालय में काम बढ़ गया है तो उसको करने के लिए एक्स्ट्रा न्यायाधीश की जरूरत होती है अस्थायी तौर पर, तो कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं। फिर जब काम समाप्त हो जाता है तो उनको स्वतः ही इनका पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है कि पंचायत के फैसले के खिलाफ, ध्यान रखना कि जब भी पंचायत का फैसला होगा उसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, बिना उच्च न्यायालय गए सीधा उच्चतम न्यायालय, मतलब अगर पंचायत के फैसला है तो पंचायत के फैसले को आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पंचायत के फैसले के खिलाफ आपको पहले हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहाँ जाएंगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। तो डायरेक्ट पंचायत के फैसलों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। अब एक चीज है कि क्या संसद जो है वो हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में कटौती कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं, संसद न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, क्योंकि एक चीज दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, कमेंट करिए कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो उसी के तहत ये है कि संसद जो है न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती है, ठीक है। बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती, इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि न्याय क्षेत्र और शक्तियां, जो हाईकोर्ट है उसके न्याय क्षेत्र और शक्तियां कितनी कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है इसके पास, किसके पास? हाईकोर्ट के पास होता है। एक मिनट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कि जैसे विवाह हो गए, तलाक हो गए, इन सब के मुद्दे आते हैं तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। अभिलेखीय न्यायालय, मतलब अभिलेख का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है इसी में होता है। न्यायाधीश के बारे में हम रिटों के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के रिट होते हैं? 5 प्रकार के रिट होते हैं, बंदे, प्रत्यक्षीकरण और वगैरह वगैरह। तो न्यायाधीश, ये रिटों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मतलब आप इसमें अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ आप इसमें अपील कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा, इसमें मतलब अगर का भी फैसला दिया गया है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होता है इसका, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण होता है। तो ये आपका लगभग 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं इसके पास। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ देते हैं यहाँ से, तो इनको ध्यान रखना। रिटों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको देख लेना। रिट बाकायदा हम लोगों ने 5 रिटों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है। मेन चीजें पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़ना। अब हम थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हाईकोर्ट से कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं इनको देखते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी शुरू करते हैं, बची हुई चीजों खत्म करेंगे, ठीक है। आर्टिकल के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 214 में किसके बारे में दिया गया? हाईकोर्ट के बारे में। तो हाईकोर्ट की जितनी प्रक्रिया है उसके बारे में किसमें दिया गया? आर्टिकल 214 में दिया गया है। हाईकोर्ट के गठन की बात करी गई है आर्टिकल 216 में, ध्यान रखेंगे। 216 में किसके बारे में? गठन के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 217 में क्या है? नियुक्ति और दशाओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से नियुक्ति होती है और नियुक्ति के पीछे क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। तो नियुक्ति के बारे में बताया गया कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। आगे 219 में हम शपथ के बारे में बताया गया कि शपथ कौन दिलाता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, बाकी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो इसके बारे में 219 में दिया गया है। 221 में वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है। 223 में कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति, मतलब कि मान लीजिए चीफ जस्टिस परमानेंट नहीं तो कार्यवाहक बनाने के लिए आपको 223 में उसके बारे में पूरे प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 225 क्या कहता है कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। अच्छा, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों को लेकर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये विस्तार होता है, मौलिक अधिकार प्लस सिविल जो भी है मामले हैं वहाँ हाईकोर्ट में जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है। तो आर्टिकल 225 में क्या है? हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करी गई है। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि 2 राज्यों का साझा न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। 2 राज्यों के साझा न्यायालय के बारे में 231 में बताया गया, इसको ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईकोर्ट से निकल के आते हैं, जो आर्टिकल है, प्रमुख अनुच्छेद है, इनको ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार क्वेश्चन आगे भी बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा हाईकोर्ट आज खत्म कर लिया है। तो ध्यान रखो, लगातार पढ़ाई करो, इसको लगातार रिवीजन करते रहो, लगातार देखते रहो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेन चीज है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ज्यादा पढ़ोगे दिमाग खराब होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको टारगेट करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ो और एकदम से जाके सारे एग्जाम को लगा देना। हम लोग सारे मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अभी पॉलिटी हम जल्दी से खत्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री या इकोनॉमी शुरू करेंगे, तो जल्दी से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार देखते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।